हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं आप लोगों को 21 दिसंबर 2025 को एलटी ग्रेड की जो परीक्षा आयोजित की गई थी उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस कराऊंगा। 21 तारीख को देखिए दो शिफ्ट में परीक्षा आयोजित कराई गई थी। पहले शिफ्ट में देखिए आपको गृह विज्ञान की परीक्षा आयोजित कराई गई थी और दूसरे शिफ्ट में वाणिज्य यानी कॉमर्स की परीक्षा आयोजित की गई। तो आज की क्लास में हम लोग जो गृह विज्ञान की परीक्षा आपकी फर्स्ट शिफ्ट में आयोजित की गई थी उसके महत्वपूर्ण 30 जो जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं उसका व्याख्या के साथ बेहतर तरीके से अध्ययन करना है और इन प्रश्नों को उसी तरीके से करना है जैसे पहले की क्लासेस में हम लोग करते हुए चले आ रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपको आने वाली जो परीक्षा आपकी होने वाली है लगभग हफ्ते 10 दिन के बाद, तो उसमें क्या है कि आपको इससे एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके के प्रश्न आपके लोक सेवा आयोग द्वारा जीएस के पूछे जा रहे हैं। इसमें करंट अफेयर से किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, फिर उसके बाद देखिए मैथ से संबंधित जो 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस तरीके के पूछे जा रहे हैं। इन सारी चीज़ों का जब आप आइडिया लगा लेंगे तो आपका अगर कुछ भी छूट रहा होगा तो आप उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे क्या है कि आपका जब परीक्षा में प्रश्न पत्र आपको मिले तो आप उसमें गलतियां बहुत कम करें और प्रश्नों को सही ज़्यादा मात्रा में करें, जिससे क्या हो कि आपका मेंस की परीक्षा के लिए सिलेक्शन तय हो जाए। ठीक है, तो इन्हीं उद्देश्यों को लिए मैं आप लोगों की क्लासेस करवा रहा हूं और आप लोग इन क्लासेस का जो है बेहतर तरीके से फ़ायदा उठाइए, इनको यूटिलाइज करिए और फिर अपनी परीक्षा को बेहतर तरीके से क्वालिफाई करिए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को देखिए। हम लोग 21 दिसंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट में परीक्षा हुई थी उसी की जीएस के प्रश्नों को प्रैक्टिस करना है। और देखिए ये कैसे प्रश्न किए जा रहे हैं, पूरी तरह से व्याख्या के साथ। मैंने आप लोगों को देखिए जीएस की 11-12 क्लासेस जो है करवाई हैं, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने आप लोगों के लिए करवाया था व्याख्या के साथ। और उन क्लासेस को करने के बाद आप लोग देखेंगे कि आपकी जो ये परीक्षा हुई है 2-3 जो दिनों में, उसमें देखिए काफ़ी प्रश्न जो है आपके जीएस के पूछे गए हैं। तो आप लोग इसी तरीके से इन सारी क्लासेस को देखिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए और परीक्षा में अच्छा नंबर प्राप्त करिए। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए हम लोग क्या अध्ययन कर रहे हैं, एलटी ग्रेड टीचर की जो 2025 की भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा। उसके लिए देखिए सामान्य अध्ययन के प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं और सामान्य अध्ययन के प्रश्नों की प्रैक्टिस में मैं देखिए आप लोग को इस समय जो है आपके 6 दिसंबर 7 दिसंबर की जो परीक्षा हुई थी उसके दोनों शिफ्ट के प्रश्नों का प्रैक्टिस करा दिया है और बेहतर तरीके से व्याख्या के साथ। आज की क्लास में हम लोग 21 दिसंबर के प्रथम शिफ्ट की परीक्षा जो गृह विज्ञान की हुई थी उसमें जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे और ये प्रश्न देखिए 100% करेक्ट सोल्यूशन के साथ आपको कराए जाएंगे और इसमें उन प्रश्नों की विस्तृत रूप से व्याख्या भी मिलेगी आपको। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और एक एक करके इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला प्रश्न इसमें देखिए क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन श्रमिक है, यानी इसमें से 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किसको श्रमिक कहा जा सकता है। तो पहला देखिए दिया भिखारी, दूसरा दिया जुआरी, तीसरा दिया तस्कर और चौथा दिया मोची। तो इसमें देखिए श्रमिक किसको कहा जाएगा। भिखारी देखिए किसी दूसरे के ऊपर निर्भर होता है, आश्रित होता है। जुआरी देखिए क्या होता है कि एक तरह से ये भी श्रमिक नहीं हुआ क्योंकि ये गलत कार्य है। तस्कर देखिए ये अवैध काम होता है, किसी चीज को सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर चोरी छुपे बेचना पहुंचाना। जो मोची होता है देखिए वो क्या कहलाएगा, श्रमिक। श्रमिक का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति जब शारीरिक और मानसिक रूप से कार्य करके अपनी आजीविका को चलाता है वो श्रमिक कहलाता है। तो इसमें देखिए जो मोची है ये अपना देखिए शारीरिक रूप से काम करके अपनी आजीविका को चलाने के लिए पैसे या धन का अर्जन करता है, इसलिए क्या कहलाएगा, श्रमिक। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर क्या है, डी। देखिए आंसर है डी। व्याख्या क्या होगा कि श्रमिक यानी वर्कर वह व्यक्ति होता है जो आजीविका कमाने के लिए शारीरिक या मानसिक कार्य करता है। यहाँ देखिए जो भिखारी दिया गया तो भिखारी आमतौर पर दूसरों की दया पर निर्भर होते हैं। जुआरी जो होता है ये जुआ खेलना देखिए खेल है, काम नहीं, बल्कि ये अनिश्चितता और भाग्य पर निर्भर होता है। तस्कर जो होते हैं ये देखिए एक अवैध गतिविधि है और इसे कानूनी रूप से काम या श्रम नहीं माना जाता। जबकि मोची जो है जूते बनाने या मरम्मत करने का काम करता है जिसके बदले में उसे पैसे मिलते हैं और यह एक वैध और उत्पादक श्रम कहलाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, दूसरा प्रश्न कि बर्फ से जमी हुई झील में मछलियां जीवित कैसे रहती हैं, यानी जब किसी बर्फ की झील में मछलियां जीवित रहती हैं तो किस वजह से जीवित रहती हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया गया, बर्फीली सतह के नीचे जल का 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान रहता है। दूसरा दिया गया, उनके शरीर की बनावट इस प्रकार होती है कि वे शीत सहन कर सकें।
तीसरा क्या दिया है कि वे बर्फ में भी जीवित रह सकती हैं। और चौथा ऑप्शन देखिए क्या दिया, ए और बी दोनों सही है। तो इसमें देखिए क्या है कि ये जो पहला दिया गया आपका कि बर्फीली सतह के नीचे का जो जल है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए उनके शरीर की बनावट इस प्रकार होती है कि वे शीत को सहन कर सके, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका ए और बी दोनों सही है। तीसरा जो दिया वे बर्फ में भी जीवित रह सकती हैं, ये सही नहीं है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका गलत। तो इसके अनुसार देखिए आपका ए और बी दोनों सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का भी देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर क्या है, डी। देखिए आंसर डी, ए और बी दोनों सही है। व्याख्या क्या होगा कि मछलियां जो है बर्फ से जमी झील में इसलिए जीवित रहती हैं क्योंकि बर्फ की परत के नीचे के पानी का जो तापमान है लगभग 4 डिग्री सेंटीग्रेड बना होता है, जो पानी का सबसे घना रूप होता है, और यह परत मछलियों के जमने से बचाती है, यानी इसके नीचे का जो पानी जमता नहीं। साथ ही मछलियों में कुछ ऐसे जैविक गुण होते हैं जैसे एंटी फ्रीज प्रोटीन और धीमी चयापचय, यानी इनका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो बहुत स्लो होता है, तो जो उन्हें क्या करता है कि ठंडे वातावरण में जीवित रहने में मदद करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि कौन सी मक्खी कपास की नासी जीव है, यानी ऐसी कौन सी मक्खी है जो कपास की फसल को नष्ट कर देती है, उसके लिए हानिकारक होती है। तो पहला देखिए दिया फल मक्खी, दूसरा दिया सफेद मक्खी, तीसरा दिया साफलाई और चौथा दिया तना मक्खी। तो वह मक्खी जो कपास की फसल को नुकसान पहुंचाती है उसके लिए नासी जीव कहलाती है। वो देखिए फल मक्खी नहीं है, साफलाई नहीं है, तना मक्खी नहीं, बल्कि कौन सी है, सफेद मक्खी, यानी ये सफेद मक्खी ही कपास की फसल को नुकसान करती है। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि कपास की मुख्य नासी जो है सफेद मक्खी यानी व्हाइट फ्लाई है। इसका वैज्ञानिक नाम देखिए क्या है, बेमिसिया टैबेकी। ठीक है, यह कीट कपास की फसल को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर मैचिंग वाला दिया गया, आपको दो सूचियां दी गई हैं, उन्हीं को दोनों को मैच करना है। तो यहाँ देखिए क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब यहाँ पर देखिए सूची में दिया गया है अपने हमारे शरीर के कुछ अंगों के बारे में और यहाँ पर दिया गया उनके कार्य के बारे में। तो देखिए यहाँ पर दिया गया पहला यकृत, दूसरा दिया मलाशय, तीसरा दिया छोटी आंत, चौथा दिया बड़ी आंत। अब हमको इसमें सूची 2 से सुमेलित करना है। तो देखिए पहला क्या दिया, मल विसर्जन, पित्त रस का स्राव, जल का अवशोषण, पाचन पूर्ण। तो इसमें से देखिए जो यकृत होता है ये क्या करता है, पित्त रस का स्राव करता है। मलाशय जो होता है देखिए क्या होता है, मल का विसर्जन करता है। छोटी आंत जो है पाचन को पूर्ण करती है और बड़ी आंत क्या करती है, हमारे शरीर में जल का अवशोषण करती है। अब इसके अनुसार इसको मिला लेंगे तो हमारा देखिए क्या होगा, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। अब देखिए यहाँ पर ए का 2, तो ए का 2 इसमें नहीं, ये नहीं होगा, ए का 2 इसमें भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। हमारा देखिए ये ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का, यानी ये ऑप्शन जो है हमारा राइट है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर है। ठीक, देखिए सी आंसर क्या, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। व्याख्या क्या है, सूची 1 और सूची 2 में यकृत देखिए पित्तरस का स्राव, मलाशय मल का विसर्जन, छोटी आंत पाचन को पूर्ण और बड़ी आंत जल का अवशोषण करते। ठीक, फिर देखिए अगला क्वेश्चन भी देखिए सूची में दिया हुआ है मैचिंग कराने के लिए कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। अब देखिए यहाँ पहली सूची में दिया गया है कि अंटार्कटिका वृत्त, कर्क रेखा, मकर रेखा और आर्कटिक वृत्त। यहाँ पर देखिए उसके अक्षांश को बताया गया है कि 23.5 अंश उत्तर, 23.5 अंश दक्षिण, 66.5 अंश उत्तर, 66.5 अंश दक्षिण। अब इनमें देखिए हमको मैच कराना है। तो जो अंटार्कटिका वृत्त होता है ये देखिए क्या होता है, 66.5 अंश दक्षिण में होता है। कर्क रेखा देखिए किसको कहा जाता है, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। मकर रेखा देखिए क्या है, 23.5 अंश दक्षिण अक्षांश रेखा। और आर्कटिक वृत्त जो होता है वो 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को कहा। अब इसके अनुसार हम लोग मैच करा लेंगे। तो हमारा देखिए ए का क्या है, 4, यानी देखिए ए का 4 इसमें है और किसी में देखिए ए का 4 है ही नहीं, तो यानी ये सब तीनों क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। ये डायरेक्ट हमारा क्या बचेगा, ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। ठीक है, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। ठीक, देखिए ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3।
अंटार्कटिका 66.5 अंश दक्षिण, कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तर, मकर रेखा 23.5 अंश दक्षिण और आर्कटिक वृत्त 66.5 अंश उत्तर। ठीक, देखिए अब एक क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए मैथ से रिलेटेड है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि एक तांबे के तार जिसकी लंबाई 36 मीटर तथा व्यास जो है 2 सेंटीमीटर है, इसको पिघलाकर एक गोला बनाया गया है। इस गोले की त्रिज्या सेंटीमीटर में क्या हो। ठीक है, यानी कोई तार है और उस तार की लंबाई 36 मीटर है और उसका व्यास कितना है 2 सेंटीमीटर, 2 मिलीमीटर। इसको पिघलाकर क्या बना दिया गया, एक गोला। तो पूछा जा रहा है कि गोले की जो त्रिज्या है वो सेंटीमीटर में क्या है। तो देखिए इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे आप तो इसका आंसर देखिए क्या आएगा, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सब नहीं, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए यहाँ पर इसको मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व करके दिखाया है। आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि जैसे मान लीजिए एक बेलनाकार आकार का जो तार है तो उसकी लंबाई कितनी है 36 मीटर। ठीक है, यानी इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 3600 सेंटीमीटर। तार का व्यास जो है वो देखिए क्या है, यहाँ पर 0.2 मिलीमीटर हो गया, यहाँ होना चाहिए 2 मिलीमीटर। ठीक है, तो इसको 2 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर तार की त्रिज्या निकालेंगे d/2 और फिर उसके बाद बेलनाकार तार का आयतन देखिए क्या होगा कि v = πr²h। फिर इसको सॉल्व करेंगे सारा तो लास्ट में आपका देखिए जो है 3 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, यहाँ पर 0.2 ले लिया गया है इसीलिए इसका देखिए ये आ रहा है 0.646, लेकिन जब आप 2 मिलीमीटर लेंगे, इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो लास्ट में आपका जो इसका हुआ व्यास आएगा देखिए 3 सेंटीमीटर आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि भारत एशिया में निर्यात को बढ़ावा देने में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र ईपीजे मॉडल की मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था, जिसने कांडला में एशिया का पहला ईपीजेड स्थापित किया। ईपीजेड का मतलब होता है निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र। तो भारत ने सबसे पहले कांडला में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कब स्थापित किया था, तो 1960, 1965, 1970, 1968। तो देखिए ये कब किया गया, 1960 में नहीं, 1970 में नहीं, 68 में नहीं, बल्कि कब स्थापित किया गया, 1965। ठीक, तो कांडला में सबसे पहले 1965 में इसको स्थापित किया गया। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि भारत ने 1965 ईस्वी में कांडला यानी जो गुजरात में स्थित है एशिया का पहला ईपीजेड के रूप में स्थापित किया गया। इसको निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक अग्रणी कदम के रूप में देखा जाता है। कांडला ईपीजेड की सफलता ने देखिए भारत में अन्य ईपीजेड और अंततः विशेष आर्थिक क्षेत्रों स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को विकास करने के लिए मार्ग प्रशस्त किया, जो आज भी भारत की व्यापार नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यानी सबसे पहले कांडला में स्थापित हुआ, जब इसको सफलतापूर्वक संचालित किया जाने लगा तो भारत में और भी जैसे ईपीजेड स्थापित किए गए और उसके बाद ऐसे जेड भी भारत में स्थापित किए गए। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि जल प्लावित धान के खेत में किस जलीय पौधे को जैव उर्वरक के रूप में सामान्यतः प्रयोग में लाया जाता है। यानी जल से भरे हुए धान के खेत में किस प्रकार के जलीय पौधे को देखिए खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ देखिए दिया लेमना, ट्रापा, उल्फिया, एजोला। तो इस तरीके के जलीय पौधे को जो खाद के रूप में धान के खेत में इस्तेमाल किया जाता है तो देखिए लेमना नहीं है, ट्रापा नहीं है, उल्फिया नहीं है, बल्कि क्या है, एजोला है। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर क्या है, डी। देखिए आंसर है डी। व्याख्या क्या होगा कि जल प्लावित धान के खेत में एजोला जो है वो देखिए एक जलीय फर्न के रूप में जैव उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह देखिए एनाबीना नामक बील हरित शैवाल के साथ सहजीवी संबंध बनाकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करता है और चावल की फसल के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। इससे देखिए रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम होती है और मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। धान की रोपाई के देखिए 8 से 10 दिन बाद एजोला को खेतों में डाला जाता है, जब खेत में लगभग 5 से 8 सेंटीमीटर पानी भरा होता है। यह तेजी से फैलता है और हरी खाद के रूप में काम करता है। इससे लगभग देखिए 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की बचत होती है। यानी इसका इस्तेमाल करने से नाइट्रोजन का बचत होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि क्लोरोफिल में कौन सा पोषक तत्व केंद्रीय परमाणु है। यानी जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो उस समय क्लोरोफिल में जो पोषक तत्व के रूप में केंद्रीय परमाणु है वो क्या होता है। तो देखिए नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन।
तो देखिए आयरन नहीं होता है, कैल्शियम नहीं, नाइट्रोजन नहीं, बल्कि क्या होता है, मैग्नीशियम। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि क्लोरोफिल अणु में मैग्नीशियम जो है एक आवश्यक पोषक तत्व है, इस जो इसके केंद्रीय परमाणु के रूप में कार्य करता है और प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने में मदद करता है। इससे देखिए पौधों को ऊर्जा मिलती है और अपना भोजन वो बना पाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, दक्कन के सूबेदार जिसने 1724 ईस्वी में निजामुल मुल्क आसफ जाह की उपाधि धारण की थी, यानी इस तरह की उपाधि धारण करने वाला जो दक्कन का सूबेदार था वो कौन था? तो कब किस दिया था इसने? 1724 ईस्वी। तो यहाँ देखिए दिया सुजाउद्दौला, मुर्शीद कुली खां, आसफुद्दौला और चिनकिलिच खान। तो यहाँ पर देखिए जिन सूबेदारों का नाम दिया गया है, ऊपर की जो तीनों सूबेदार हैं ये देखिए बंगाल के हैं, तो ये तीनों नहीं होंगे। आपसे पूछा गया दक्कन का सूबेदार, तो दक्कन का सूबेदार जिसने उपाधि धारण की उसका नाम क्या था? चिनकिलिस खान। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसको शॉर्टकट में देखिए निजाम के नाम से भी जाना जाता है, हैदराबाद का निजाम। देखिए आंसर डी। व्याख्या क्या होगा कि दक्कन के सूबेदार जिन्होंने 1724 ईस्वी में निजामुल मुल्क आसफ जाह की उपाधि धारण की थी वे मीर कमरुद्दीन खान सिद्दीकी यानी चिनकिलिच खान के नाम से जाने जाते हैं। इसने देखिए 1724 ईस्वी में दक्कन में एक स्वतंत्र राज्य की नींव रखी और आसफ जाही राजवंश की स्थापना की। इसी से देखिए हैदराबाद राज्य का उदय हुआ और यही इसके पहले निजाम बने जिसका शासन 1947 तक चला। यानी जो है निजामों का जो शासन था हैदराबाद में इन्हीं से शुरू हुआ और ये शासन कब तक चला? अपने देश में जब आज़ादी मिली तब तक। ठीक, यहाँ पर देखिए फिर सूची दिए गए हैं कि पर्वतीय दर्रों को सूची दो यानी उनकी अवस्थिति से सुमेलित करिए। यानी देखिए मैचिंग वाले प्रश्न आपके एग्जाम में काफी पूछे जा रहे हैं, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी होगी जिससे ये प्रश्न गलत ना हो। तो यहाँ पर देखिए एक तरफ दर्रों का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ वो कहाँ पर स्थित है और राज्यों का नाम दिया गया। तो यहाँ देखिए पहला दर्रा दिया बारालाचा, दूसरा दिया लीपू लेक, तीसरा दिया नाथुला और चौथा दिया लिखा पानी। तो देखिए इसको मैच कराएंगे हम लोग। तो बारालाचाला दर्रा देखिए कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। लीपू लेक दर्रा देखिए कहाँ पर है? उत्तराखंड में। नाथुला देखिए कहाँ पर है? सिक्किम में है। और लिखा पानी कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। अब इसको हम लोग देख लेंगे। तो हमारा देखिए ए का क्या है? 3। तो यहाँ देखिए ए का 3 इसमें भी दिया है और इसमें भी दिया, ये दोनों हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। अब इन दोनों में से हमको ढूंढना है। फिर उसके बाद देखिए बी का 1, तो ए का 3 बी का 1 देखिए यहाँ भी दिया है यहाँ भी दिया है। अब और ढूंढते हैं। नाथुला यानी सी का 4, तो सी का 4 देखिए इसमें नहीं दिया यानी ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए सी का 4 डी का 2, तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ए का 3 बी का 1 सी का 4 डी का 2, तो व्याख्या सही मिलान क्या हो जाएगा कि ए का 3 हिमाचल प्रदेश, बी का 1 उत्तराखंड, सी का 4 सिक्किम, डी का 2 अरुणाचल प्रदेश। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है कि किस देश ने युद्ध क्षेत्रों में ड्रोन प्रौद्योगिकियों का परीक्षण करने के लिए ड्रोन प्रहार अभ्यास आयोजित किया? यानी किस देश के द्वारा इस प्रकार का अभ्यास आयोजित किया गया पूछा जा रहा है। तो देखिए चीन, रूस, भारत, यूएसए। तो इस प्रकार का देखिए जो अभ्यास आयोजित किया गया है ये यूएसए के द्वारा नहीं, रूस के द्वारा नहीं, चीन के द्वारा नहीं, बल्कि अपने देश भारत के द्वारा आयोजित किया गया। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा कि भारत ने युद्ध क्षेत्रों में ड्रोन प्रौद्योगिकियों का परीक्षण करने और उन्हें सामरिक अभियानों में एकीकृत करने के लिए ड्रोन प्रहार अभ्यास यानी एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार आयोजित किया। इसका उद्देश्य देखिए खुफिया जानकारी, निगरानी, सटीक लक्ष्यीकरण और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाना था। यह अभ्यास देखिए भारतीय सेना के द्वारा हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले में रायंग सैन स्टेशन में किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, संविधान से संबंधित है कि निम्न में से कौन भारत के संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो देखिए भारत अपने देश के जो संविधान की रचना की गई थी तो उसमें संविधान की प्रारूप समिति में 7 लोगों को शामिल किया गया था, जिसमें भीमराव अम्बेडकर जी जो है उसके अध्यक्ष थे, बाकी 6 लोग उनके और साथ थे। तो उन्हीं में से देखिए इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन से लोग थे। तो देखिए पहला दिया गया है कि गोपाल स्वामी अयंगर,
टीटी कृष्णामाचारी, के एम मुंशी, के संथानम। तो इनमें से देखिए कह रहा है कि कौन सा सदस्य नहीं था। तो सदस्य के रूप में देखिए एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, टीटी कृष्णामाचारी भी थे, के एम मुंशी भी थे, के संथानम देखिए इस प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर क्या है, डी। देखिए आंसर क्या है, डी। व्याख्या क्या होगा कि भारत के संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य के संथानम नहीं थे। प्रारूप समिति के सदस्यों की सूची देखिए इस प्रकार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, उसके बाद अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, के एम मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, एन माधव राव थे और टीटी कृष्णामाचारी। यानी इनके अलावा 6 लोग और थे। कुल मिलाकर कितने लोग थे, 7 लोग। ठीक। अब देखिए क्वेश्चन है मैथ का। इसमें पूछा जा रहा है कि 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था। तो पूछा जा रहा है कि 5 वर्ष पश्चात जो है उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। यानी कहा जा रहा है कि 2 भाई हैं, उनकी जो वर्तमान आयु का अनुपात है 1:2 है और 5 वर्ष पहले जो यह अनुपात था 1:3 था। 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखिए मान लेंगे कि पहले भाई की आयु क्या है, x है और दूसरे भाई की क्या है, 2x है। ठीक है, एक की x दूसरे की 2x। अब कहा है 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले x की आयु क्या हो जाएगी, x - 5 और इसकी क्या हो जाएगी 2x - 5। ठीक है, ये 5 वर्ष पहले। अब देखिए इसका अनुपात क्या दिया गया है, 1:3। 1:3। तब इसको देखिए क्या करेंगे हम लोग, इस तरह से इसको समीकरण के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। x - 5 बटा में 2x - 5 बराबर क्या होगा, 1:3। ठीक है, अब इसको हम लोग क्रॉस में कर लेंगे, ऐसे गुणा कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ऊपर में देखिए क्या हो जाएगा, 3x - 15 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 2x - 5। ठीक है, अब इसको देखिए हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो 3x - 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 15 उधर चला जाएगा तो 15 माइनस क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो हमारा देखिए क्या आ जाएगा, 3 में से 2x घटाएंगे तो क्या आ जाएगा x और यहाँ 15 में से 5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 10। यानी हमारा x का मान क्या आ गया 10। यानी x निकल गया। तो देखिए अब एक भाई की उम्र कितनी है 10 वर्ष, तो दूसरे भाई की क्या हो जाएगी 2x बराबर क्या हो जाएगा 20। ठीक है, तो यानी दूसरे भाई की उम्र क्या है 20। अब हमको कह रहा है कि 5 वर्ष के बाद, तो 5 वर्ष के बाद देखिए इसकी आयु 10 निकल गई, तो 5 वर्ष के बाद इसकी उम्र कितनी हो जाएगी 15 और इसकी कितनी हो जाएगी 5 वर्ष जोड़ेंगे तो इसकी कितनी हो जाएगी 25। अब देखिए 15 और 25 का अनुपात निकाल लेंगे। तो 15 और 25 का अनुपात देखिए क्या होगा, इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। 3 × 5 = 15 और 5 × 5 = 25, यानी 3:5। ठीक है, 3:5। तो इसमें देखिए ये सब नहीं होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है, सी। देखिए इसको इसी तरीके से यहाँ अभी मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। वहाँ देखिए थोड़ा जल्द शॉर्टकट में हुआ है, यहाँ थोड़ा सा लंबा है लेकिन प्रोसेस वही है। तो ऑप्शन सी है, व्याख्या इसी तरीके से है। ठीक है, जैसे मैंने आप लोग को बताया। उसके अलावा आपको और दूसरे तरीका आता है, जल्दी करने आता है तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से ऐसे करें। ठीक, देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या है कि इंद्रधनुष में सबसे बाहरी रेखा का रंग क्या होता है। तो देखिए इंद्रधनुष में आप लोग जानते हैं कि 7 रंग होते हैं, जिसमें कह रहा है कि सबसे बाहरी रंग कौन सा है। देखिए इंद्रधनुष जब दिखाई देता है उसमें कौन सा रंग सबसे बाहरी हमको दिखाई देता है, बाकी रंग हमको उतने स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं। तो यहाँ देखिए नीला, लाल, बैगनी, पीला। तो देखिए इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, इनको देखिए इस तरीके से लिखा जाता है VIBGYOR। ठीक है, जिसमें देखिए वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो सबसे बाहरी रंग पूछा जा रहा है, तो सबसे बाहरी रंग कौन सा है, रेड है। देखिए रेड का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो बहुत कम होता है, छिटकता नहीं है, इसलिए दूर से भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो इसमें देखिए नीला नहीं होगा, बैगनी नहीं, पीला नहीं, बल्कि कौन सा रंग होगा, लाल रंग। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि इंद्रधनुष में सबसे बाहरी रेखा का रंग जो है लाल होता है। इंद्रधनुष में देखिए रंगों का क्रम आमतौर पर बाहर से अंदर की ओर या ऊपर से नीचे की ओर इस प्रकार होता है। जैसे देखिए रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट।
ठीक है, ये क्रम इसलिए होता है क्योंकि अभी मैंने बताया आप लोग कि जो लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है वो देखिए बहुत लंबी होती है और यह बैगनी प्रकाश की तुलना में कम विचलित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप देखिए इंद्रधनुष में लाल रंग सबसे ऊपर या बाहर दिखाई देता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, विदलकारी जो है किस व्यवसायी वर्ग को कहा जाता है, यानी विदलकारी के नाम से कौन सा जो बिजनेस वर्ग या व्यवसायी वर्ग कहलाता है। तो देखिए दिया है कुम्हार, बढ़ई, बेंत का काम करने वाले, जुलाहे। तो देखिए विदलकारी जो है जिस व्यवसायी वर्ग को कहा जाता है वो देखिए कुम्हार नहीं है, बढ़ई नहीं है, जुलाहे नहीं है, बल्कि किसको कहा जाता है, बेंत का काम करने वालों को। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है, सी। ठीक, देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा कि विदलकारी शब्द जो है उन कारीगरों या व्यवसायी वर्ग को कहा जाता था जो बेंत का काम करने वाले होते थे, जैसे देखिए चटाई बनाने वाले, टोकरी आदि बनाने वाले। यह शब्द देखिए बांस या बेंत के टुकड़े विदल से सामान बनाने वाले कार्य को दर्शाता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में निजता के अधिकार को मान्यता दी गई है, यानी जो प्राइवेसी का अधिकार है, निजता का अधिकार है, किस अनुच्छेद में उसको मान्यता दी गई है। तो यहाँ देखिए दिया अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21। तो देखिए सभी अधिकार जो हैं हमारे मौलिक अधिकार हैं, तो इसमें जो निजता का अधिकार है देखिए वो अनुच्छेद 19 नहीं, 22 नहीं, 20 नहीं, बल्कि अनुच्छेद 21 में दिया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। देखिए आंसर है डी। व्याख्या क्या होगा कि भारतीय संविधान में निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न अंग माना गया है। इससे देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ 2017 मामले में मौलिक अधिकार घोषित, यानी इसको मौलिक अधिकार कब घोषित किया गया, 2017 में। यह हर व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है कि आधारीय बीज पर प्रयुक्त टैग का रंग होता है, यानी आधारी बीजों पर जो टैग प्रयोग किया जाता है तो उसका रंग किस तरह का होता है। तो यहाँ देखिए नीला, पीला, लाल, सफेद। तो आधारी बीज पर जो टैग प्रयुक्त किया जाता है वो देखिए नीला, पीला, लाल नहीं, बल्कि कैसा होता है, सफेद रंग का होता है। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर क्या है, डी। देखिए आंसर है डी। व्याख्या क्या होगा कि आधारीय बीज यानी फाउंडेशन सीड पर जो आमतौर पर सफेद रंग का टैग के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यह दर्शाता है कि यह बीज प्रजनक बीज यानी ब्रीडर सीड से तैयार किया गया है और आगे प्रमाणित बीज यानी सर्टिफाइड बीज के उत्पादन के लिए एक स्रोत है। इसका उद्देश्य देखिए क्या होता है कि उच्च आनुवांशिक शुद्धता को बनाए रखना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि सलखान जीवाश्म पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी जो सलखान जीवाश्म पार्क है उसी के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसमें हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा सही नहीं, या दोनों सही हैं कि नहीं। तो पहला देखिए स्टेटमेंट क्या दिया गया है कि यह जीवाश्म पार्क उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला में स्थित है। और दूसरा क्या दिया गया है कि यह जीवाश्म पार्क आधिकारिक तौर पर रॉबर्टगंज जीवाश्म पार्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि यह जीवाश्म पार्क उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला में स्थित है, ये तो बिल्कुल सही है, यानी यह सोनभद्र में है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए क्या दिया गया है कि यह जीवाश्म पार्क आधिकारिक तौर पर रॉबर्ट्सगंज जीवाश्म पार्क के नाम से जाना, ये देखिए गलत दिया है। इसको देखिए रॉबर्ट्सगंज जीवाश्म पार्क के नाम से नहीं बल्कि सोनभद्र जीवाश्म पार्क के नाम से भी जाना जाता है आधिकारिक तौर पर। यानी ये आपका जो स्टेटमेंट पहला वाला है सही हो जाएगा, दूसरा वाला क्या है, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका देखिए आंसर क्या होगा, केवल 2 सही है, गलत, केवल 1 सही है, सही हो जाएगा, बाकी ये सब देखिए इसके सही नहीं। यानी इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि सलखान जीवाश्म पार्क जिसे आधिकारिक तौर पर देखिए सोनभद्र जीवाश्म पार्क के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित यह एक महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक स्थल है। यहाँ पर देखिए 1.4 अरब साल पहले स्ट्रोटोमेटेलाइट्स यानी नीले हरे शैवाल द्वारा निर्मित प्राचीन संरचनाओं के जीवाश्म पाए जाते हैं।
जो पृथ्वी पर जीवन के शुरुआती प्रमाण हैं और इसे यूनेस्को की अस्थायी सूची में भी शामिल किया गया है। ठीक है, यानी यह काफी महत्वपूर्ण पार्क है, काफी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए, इतिहास की कुछ घटनाओं से संबंधित है, उसको हमको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कालानुक्रमण रूप से अरेंज करना है। देखिए, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए सबसे पहले से आखिरी तक, यानी कुछ घटनाएं हैं, इनको हमको कालक्रमानुसार अरेंज करना है कि कौन सी पहले घटित हुई थी, कौन से बाद में। तो पहला देखिए दिया है क्रिप्स मिशन, दूसरा दिया है साइमन कमीशन, तीसरा दिया कम्युनल अवार्ड और चौथा दिया माउंटबेटन प्लान। तो इसमें देखिए सबसे पहले जो हुआ था वो साइमन कमीशन, यानी साइमन कमीशन अपने देश में कब आया था, 1928 में। ठीक है, इसके बाद देखिए जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तो गोलमेज सम्मेलन जब खत्म हो गए तो उसी के बाद देखिए कम्युनल अवार्ड जारी किया गया था वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा 1932 में। उसके बाद फिर देखिए क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। और अब माउंटबेटन योजना देखिए, जब माउंटबेटन अपने देश में वायसराय बन के आया था तब चल इन्हें 1947 में। तो इसमें देखिए हमारा सबसे पहले क्या हो जाएगा, साइमन कमीशन यानी 2। तो यहाँ पर देखिए इसमें पहला 2 नहीं, ये एलिमिनेट हो जाएगा, इसमें 1 दिया, ये भी एलिमिनेट, इसमें 1 दिया, देखिए हमारा ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी। यानी सही क्रम इसका क्या है कि 2 3 1 4। देखिए 2 3 1 4। ठीक, तो सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए 2 3 1 4। ठीक है, तो साइमन कमीशन 1927 में नियुक्त हुआ था, 1928 में भारत आया था। कम्युनल अवार्ड अगस्त 1932 में, क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में, माउंटबेटन योजना जून 1947 में। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है कि हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक कौन है। यानी एक पुस्तक अभी लॉन्च की गई है जिसका नाम क्या है कि द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, यानी जो फिलिस्तीन का गाजा स्थान है उसी से रिलेटेड एक पुस्तक लिखी गई है। तो उस पुस्तक का लेखक पूछा जा रहा है। तो देखिए अरुंधति राय, पंकज मिश्रा, शशि थरूर, चेतन भगत। तो ये देखिए चारों लोग लेखक हैं। इन चारों लेखकों में से किसने इस पुस्तक को लिखी गई है। देखिए चेतन भगत ने नहीं, शशि थरूर ने नहीं, अरुंधति राय ने नहीं, बल्कि किसने लिखा है, पंकज मिश्रा ने। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर बी है। व्याख्या क्या होगा कि हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक प्रसिद्ध भारतीय लेखक और बुद्धिजीवी पंकज मिश्रा हैं। इन्होंने देखिए गाजा में चल रहे संघर्ष के भू राजनीतिक और ऐतिहासिक प्रभावों का विश्लेषण किया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। यानी विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ देखिए दिया माजुली, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, मूर। तो दुनिया का देखिए विश्व का या भारत का, एशिया का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो देखिए मूर नहीं है, मिनिकॉय नहीं है, लक्षद्वीप नहीं है, बल्कि कौन सा है, माजुली द्वीप। और ये किसके द्वारा बनता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। और माजुली को देखिए असम का एक जिला भी घोषित कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है और ये भारत के असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के जो है क्षेत्र में स्थित है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा इसे देखिए सबसे बड़े बसे हुए नदी द्वीप के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह अपनी समृद्ध संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। इसे 2000 में देखिए भारत का पहला द्वीप जिला घोषित किया गया था। यह लगभग 880 वर्ग किलोमीटर, लगभग 340 वर्ग मील में फैला हुआ है। हालांकि कटाव के कारण इसका आकार धीरे धीरे अब घट रहा है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक मैथ का क्वेश्चन और दिया गया है कि 1 सही 1/2, 11 सही 1/2, 111 सही 1/2 और 1111 सही 1/2 का मान बताइए। यानी इनको आपको सॉल्व करके इसका मान निकालना है। तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि जो पूर्णांक है उसको पहले जोड़ लिया जाता है और जो भिन्न है उनको अलग से जोड़ा जाता है। तो देखिए पूर्णांक यहाँ पर क्या है कि आपका सबसे बड़ा जो है उसको पहले लिखेंगे, तो 1111, फिर इसके बाद 111, फिर देखिए 11 और फिर 1, यानी इन सबको जोड़ेंगे। और उसके बाद फिर देखिए 1/2 4 बार है, तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2।
तो इसको जोड़ेंगे जब हमारा, तो ये चारों का क्या आएगा 2। ठीक है, ये 2 आ गया। अब इनको जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या है 4, फिर 3, फिर 2 और 1, यानी 1234। और 1234 में 2 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आएगा 1236। यानी इसका देखिए हमारा आंसर क्या आएगा 1236। देखिए 1234 नहीं, 44 नहीं, 39 नहीं, बल्कि क्या आएगा आंसर 1236। आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है बी। ठीक, देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि 1 से 1/2, 11 से 1/2, 111 से 1/2 और 11 से 11 का मान क्या हो जाएगा 1236 को इसी तरीके से जोड़ लेंगे जैसे मैंने अभी आपको बताया। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा गया है कि किस राज्य ने नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भारत सूचकांक 2020 में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। यानी जो सतत विकास लक्ष्य का जो रैंकिंग जारी किया गया है तो उसमें किस राज्य ने सबसे उच्च स्थान प्राप्त किया है। तो यहाँ देखिए दिया केरल, तमिलनाडु, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। तो इस सूची में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला राज्य देखिए हिमाचल प्रदेश नहीं, हरियाणा नहीं, तमिलनाडु नहीं, बल्कि कौन सा राज्य है केरल है। यानी इस क्वेश्चन सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए, यानी सही उत्तर इसका ए है। ठीक है, केरल। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भारत सूचकांक 2020-21 में केरल ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। इसने देखिए 75 अंकों के साथ शीर्ष स्थान बरकरार रखा था। हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु देखिए 74 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे और बिहार इसमें देखिए सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य रहा। यह सूचकांक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय लक्ष्यों की दिशा में प्रगति का मूल्यांकन करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है मैचिंग वाला है कि एक तरफ विद्रोह दिया गया है और उनके तरफ दूसरे तरफ वर्ष दिया, यानी कौन सा विद्रोह किस वर्ष में हुआ था। तो यहाँ देखिए दिया सन्यासी विद्रोह, चुआर विद्रोह, भील विद्रोह, पोलीगर विद्रोह। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वर्ष दिया गया 1776 से 1772, 1763 से 1800, फिर 1799 से 1805 और 1818 से 1831। ठीक है, तब यहाँ देखिए सन्यासी विद्रोह, तो सन्यासी विद्रोह देखिए हमारा कब हुआ था 1776 से 1800 तक। ठीक है, तो उसके बाद फिर देखिए उसके बाद चुआर विद्रोह देखिए कब हुआ था 1799 से 1805। ठीक है, तो इन दोनों को ढूंढेंगे, ए का 2, बी का 3। देखिए ए का 2 इसमें नहीं है, एलिमिनेट, इसमें नहीं है एलिमिनेट, इसमें नहीं है, ये देखिए इसका आंसर आपको मिल जाएगा ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। यानी सी का देखिए 4 हो जाएगा भील विद्रोह 1818 से 1831 और पॉलीगर हो जाएगा 1776 से 1705। तो इसका देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है सी। ठीक, देखिए आंसर सी है, ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। तो व्याख्या क्या होगा कि विद्रोह और उनके सही मिलान का वर्ष। ठीक है, तो पहला देखिए क्या है सन्यासी विद्रोह कब हुआ 1763 से 1800। चुआर विद्रोह कब हुआ देखिए 1799 से 1805। देखिए इसके बाद भील विद्रोह देखिए 1818 से 1831 और फिर देखिए पॉलीगर विद्रोह जो है 1766 से 1772। ठीक है, तो इस तरीके से इन विद्रोहों का ये क्रम है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि वह व्यक्ति जो अस्थायी या फ्रीलांस के तौर पर कार्य करता है, विशेषकर स्वतंत्र ठेकेदार होता है, उसे क्या कहा जाता है। यानी कोई व्यक्ति जो अपना काम खुद से करता है और वो अपना खुद का ठेकेदार होता है, वो अलग अलग व्यक्तियों के लिए काम करता है और उसके बदले में उनसे पैसा लेता है, किसी एक व्यक्ति के लिए अस्थायी तौर पर काम नहीं करता। तो इन्हीं को देखिए फ्रीलांसर कहा जाता है। और दूसरा क्या कहा जाता है, तो यहाँ देखिए दिया संस्थागत कर्मचारी, गिग वर्कर्स, निजी कर्मचारी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए उपरोक्त में से कोई नहीं तो बिल्कुल गलत है। संस्थागत कर्मचारी भी नहीं होते हैं लोग, किसी एक कंपनी में अस्थायी नहीं होते। निजी कर्मचारी भी नहीं होते, बल्कि ये लोग क्या होते हैं गिग वर्कर्स। गिग वर्कर का मतलब होता है कि जो अलग अलग लोगों के लिए काम करता है अलग अलग समय पर और उसके लिए उनसे पेमेंट लेता है। तो इसका देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि जो व्यक्ति अस्थायी या फ्रीलांस के तौर पर काम करता है, खासकर वह स्वतंत्र ठेकेदार के रूप में
उसे फ्रीलांसर या गिग वर्कर्स कहा जाता है। ये लोग देखिए किसी एक कंपनी के लिए अस्थायी कर्मचारी नहीं होते हैं, बल्कि देखिए विभिन्न ग्राहकों के लिए परियोजना दर परियोजना आधार पर काम करते हैं और अपनी सेवाओं के लिए खुद पैसे लेते हैं। ये लोग देखिए एक स्वनियोजित व्यक्ति होते हैं जो लेखन, डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग, मार्केटिंग या अन्य कौशल के माध्यम से स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, यानी इन क्षेत्रों में काम करने वाले लोग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं, यानी सही जोड़ा इसमें से कौन सा नहीं है। तो यहाँ देखिए दिया तटीय एवं दलदली वन सुंदरी वृक्ष, पर्वतीय वन चिनार, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन खजूर, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन शीशम। इसमें से जो सही सुमेलित नहीं है वो हमको बताना है। तो देखिए तटीय और दलदली वनों में देखिए सुंदरी वृक्ष काफी प्रसिद्ध हैं, ये इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पर्वतीय वनों में देखिए चिनार भी पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखिए क्या है, खजूर नहीं। यहाँ पर देखिए देवदार होता है, सिनकोना होता है, चीड़ होता है, आबनूस होता है। बाकी जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन शीशम सही है, यानी इसमें से देखिए ए, बी और डी तो सही है। गलत कौन सा है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन खजूर। खजूर देखिए क्या है कि रेगिस्तानी क्षेत्र में होता है, उष्ण क्षेत्र में होता है, खास करके जो सऊदी अरब वाला क्षेत्र है वहां पर। तो इसके अनुसार देखिए आपका ये जो सी वाला ऑप्शन है ये सही सुमेलित नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा कि खजूर मुख्य रूप से देखिए शुष्क और मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा बहुत कम होती है। ठीक, इसके अलावा देखिए जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है वो देखिए 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिसमें देखिए महोगनी, आबनूस, रोजवुड और सिनकोना शामिल है, खजूर नहीं। तटीय और दलदली वन में देखिए सुंदरी वृक्ष काफी फेमस है। पर्वतीय वनों में देखिए चिनार है, इसके ये लोग कहाँ पाए जाते हैं, जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, इसमें देखिए देवदार और चीड़ भी मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में शीशम प्रमुख रूप से, इसके अलावा देखिए साल, सागौन, चंदन भी पाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया। यानी जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है तो उसकी पहली बार महिला कुलपति के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ देखिए नजमा अख्तर, राधा शर्मा, गौतमी शर्मा, उमा कांजी लाल। तो इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की महिला कुलपति के रूप में देखिए जिसको नियुक्त किया गया है वो नजमा अख्तर नहीं है, राधा शर्मा नहीं है, गौतमी शर्मा नहीं, बल्कि कौन है, उमा कांजी लाल। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर क्या है, डी। देखिए आंसर है डी। व्याख्या क्या है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की पहली महिला कुलपति के रूप में देखिए प्रोफेसर उमा कांजी लाल जी को नियुक्त किया गया है। इन्होंने जुलाई 2024 से कार्यवाहक कुलपति के रूप में कार्य करने के बाद जुलाई 2025 में अपना यह पदभार संभाला है। यह विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद से देखिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। वह डिजिटल शिक्षा, ई लर्निंग और पुस्तकालयों में आईसीटी के एकीकरण में अपनी विशेषज्ञता के लिए जानी जाती हैं और इन्होंने ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है 29वां प्रश्न कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया। यानी जो कादम्बिनी गांगुली थी ये कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला ग्रेजुएट थी, तो इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन को कब संबोधित किया। देखिए 1885, 1890, 1900, 1895 में। तो इन्होंने कांग्रेस के जिस अधिवेशन में संबोधन दिया था देखिए 1895 नहीं, 1900 नहीं, 85 नहीं, बल्कि 1890। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था। यह देखिए कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस का छठा अधिवेशन था और वह कांग्रेस के खुले सत्र को संबोधित करने वाली पहली महिला बनी। इन्होंने देखिए 1889 ईस्वी में बॉम्बे में हुए 5वें सत्र में भी 6 महिला प्रतिनिधियों में से एक के रूप में भाग लिया। यानी इन्होंने 1889 के सम्मेलन में भी भाग लिया था और भाषण खुले तौर पर कब दिया, 1890। ठीक, अगला क्वेश्चन, और इस
पेपर का देखिए अंतिम प्रश्न 30वां प्रश्न क्या पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। यानी अपने देश के संविधान में एंग्लो इंडियन को जो है एक प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया जाता था संसद में, तो वो किस अनुच्छेद के तहत होता था। तो यहाँ देखिए अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 221, अनुच्छेद 139, अनुच्छेद 121। तो इसको देखिए अनुच्छेद 121 नहीं, 139 नहीं, 221 नहीं, बल्कि अनुच्छेद 331 के तहत इनको नियुक्त किया जाता था। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। हालांकि देखिए इस चीज को अब हटा दिया गया है, 2020 से इसको बंद कर दिया गया। ठीक, देखिए आंसर ए व्याख्या क्या होगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। इसके अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में इस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते थे, लेकिन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा इस प्रावधान को 25 जनवरी 2020 से समाप्त कर दिया। यानी यह प्रावधान अब अपने देश के संविधान में नहीं है, लोकसभा में इस तरह की अब नियुक्ति नहीं होती। ठीक, तो इस तरीके से देखिए आज की क्लास में मैंने आप लोगों को गृह विज्ञान विषय के पेपर में जो 30 सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे गए थे उनको बेहतर तरीके से व्याख्या के साथ सॉल्व कराया और आप लोगों को उस प्रश्न से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे, तथ्य थे, उनको भी बताया। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी और आप लोगों को एक आइडिया भी पता चल गया होगा कि ये जो पेपर पूछा जा रहा है जीएस का, इसमें किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, क्योंकि आगामी दिनों में होने वाली जो परीक्षा है 17 तारीख को, 18 तारीख को, तो उसमें आप अच्छा मार्क्स स्कोर करिए। आपका जो जीएस का पार्ट है उसका जो क्वेश्चन है काफ़ी सही हो और आप उसमें गलतियां ना करें। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतनी धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।